एक छोटा सा बच्चा अपने नन्हे से हाथों में एक चटाई लिए रोज स्कूल जाता था। क्लास में बाकी बच्चे आगे बेंचों पर बैठते थे, लेकिन वो सबसे पीछे जमीन पर अपनी चटाई बिछाकर बैठता था और पढ़ता था। सब बच्चे नल से पानी पीते थे, लेकिन उस बच्चे को नल के नजदीक जाना भी मना था। उसे सिर्फ पियून पानी पिलाता था, वो भी बिना छुए। जिस दिन स्कूल में पियून नहीं, उस दिन पानी नहीं। अब एक पल के लिए आप अपने बच्चे को उस बच्चे की जगह रखकर देखिए। सिर्फ कल्पना ही आपको कितनी विचलित करती है। लेकिन ये उस बच्चे की हकीकत थी, वो भी रोज का, जिस मासूम को छूत अछूत का जरा भी पता नहीं। बेचारा वो क्या सोचता होगा? उस वक्त उसने क्या सोचा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़ा होकर उसने ऐसा सोचा कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न, दलितों के मसीहा, संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। और इस वीडियो में मैं उन्हें सम्मान से केवल बाबा साहेब ही बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक वाणी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबा साहेब की सबसे मशहूर किताब एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश की हिंदी ऑडियो बुक समरी। अगर आप भी मेरी तरह बाबा साहेब को पसंद करते हैं तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत सफर बाबा साहेब के साथ। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं। किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, न कभी होगा। साल था 1936। आजादी से पहले लाहौर में एक संस्था थी, जात पात तोड़क मंडल। इस संस्था का गठन 1920 के दशक में पंजाब के कुछ प्रगतिशील और पढ़े लिखे हिंदू नेताओं ने किया था। इनका मानना था कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो जाति प्रथा का खत्म होना जरूरी है। यह संस्था जातीय बराबरी और जागरूकता के लिए काम करती थी। इस संस्था ने अपने एक कार्यक्रम में बड़े सम्मान से बाबा साहेब को भाषण के लिए बुलाया, क्योंकि बाबा साहेब तब तक जाति व्यवस्था के सबसे तीखे आलोचक और दलितों के नेता के रूप में मशहूर हो चुके थे। उनके स्टेटमेंट कभी कभार इतने तीखे होते थे कि उन सच्चाइयों को सुनने मात्र से समाज के बहुत लोग तिलमिला उठते थे। आयोजक मंडल को डर भी था कि कहीं बाबा साहेब के भाषण से माहौल न बिगड़ जाए, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम से कुछ दिन पहले उनका भाषण का पर्चा देखने के लिए मंगवाया, और बाबा साहेब ने भी भाषण की एक प्रतिलिपि भेज दी। और हुआ वही जिस बात का डर था। भाषण बहुत ही कड़क था। आयोजक मंडल के लोगों ने कहा, इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इतना कड़वा सच कोई नहीं सुनेगा। लोग नाराज होंगे, क्योंकि भाषण में कई हिंदू ग्रंथों की तीखी आलोचना थी। मतलब वो लोग सुधार तो चाहते थे, लेकिन हल्के फुल्के सुधार, ऐसा नहीं कि पूरी नींव ही हिल जाए, कोई जबरदस्त क्रांति हो। मंडल के नेताओं ने बाबा साहेब से भाषण में कुछ बदलाव करने या कुछ हिस्से हटाने को कहा, लेकिन बाबा साहेब ने साफ मना कर दिया। आखिर में वह कार्यक्रम ही रद्द हो गया। जिस मंच से इतिहास बदल सकता था, वो मंच ही बंद कर दिया गया। लेकिन बाबा साहेब इसमें हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इस भाषण को किताब के रूप में छपवाया और नाम दिया जाति का विनाश, यानी अनाइलेशन ऑफ कास्ट। अब यह भाषण एक जबरदस्त किताब बनकर लोगों के घर घर पहुंच गया। यह बहुत अच्छा हुआ कि उन्हें मंच नहीं मिला, नहीं तो यह क्रांतिकारी दस्तावेज किसी अखबार के पन्नों में छपकर शायद कहीं गुम हो जाता। बाबा साहेब ने इस किताब में सिर्फ जाति की बुराइयों का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि जाति के असली कारण, उनके दुष्प्रभाव और उससे निपटने के कई सारे उपाय भी बताए हैं। उन्होंने कहा, जब तक आप उन बातों को पवित्र मानते रहेंगे जो इंसान को जन्म के हिसाब से बांटती हैं, तब तक जाति कभी खत्म नहीं होगी। यह बात आज भी कड़वी है, तब तो और भी ज्यादा थी। आज भी देखा होगा, लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाते हैं, लेकिन जब अपना आदमी गलत फायदे में होता है तो सब चुप, मतलब सब सतह पर बोलते हैं, लेकिन जड़ पर सवाल नहीं करते। ठीक यही हालत तब थी। मंडल बदलाव तो चाहता था, पर इतनी गहरी चोट नहीं। बाबा साहेब सिर्फ सुधारक नहीं थे, सोच को हिलाने वाले क्रांतिकारी थे, और इसी वजह से वह भाषण न दिया जाना ही उनकी सबसे बड़ी जीत बन गया, क्योंकि लोग जानना चाहते थे आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसे रोका गया। और बस इस सवाल ने उस भाषण को ही अमर कर दिया। बाबा साहेब कहते थे कि छुआछूत सिर्फ कोई सामान्य भेदभाव नहीं है, यह एक मानसिक बीमारी है, और इसकी जड़
सबसे पवित्र माने जाने वाले धार्मिक ग्रंथों तक जाती है। जब तक लोग इन ग्रंथों को ईश्वर का वचन मानते रहेंगे, जाति खत्म नहीं हो सकती। यह उस समय के सुधारकों के लिए सुनना मुश्किल था। वे बदलाव तो चाहते थे, लेकिन धर्म पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे। बाबा साहेब कहते थे कि समस्या सतही नहीं है, इसे हल करने के लिए इसकी जड़ को ही तोड़ना होगा। यह भाषण सिर्फ इतिहास नहीं, एक क्रांति है। यह बताता है कि असली सुधार के लिए ऊपर ऊपर नहीं, लोगों के अंदर तक जाना होगा। आज भी लोग जाति के नाम पर बंटे हैं। शादी, राजनीति, रोजमर्रा के रिश्तों में जात पात तोड़क मंडल ने इस भाषण को रोककर साबित कर दिया कि वे सुधार तो चाहते थे, लेकिन क्रांति नहीं। लेकिन बाबा साहेब सिर्फ सुधारक नहीं थे, वो तो एक निडर क्रांतिकारी थे। वो चाहते थे कि लोगों की सोच और समाज की नींव बदले। शायद लोगों की तरह आपके मन में भी सवाल खड़ा हुआ होगा, आखिर वो भाषण में इतनी ताकत क्यों थी? आज हम उसी ताकत को समझेंगे और जानेंगे। अक्सर समाज में बदलाव के लिए बहुत ही मामूली सी बात होती है, जैसे सभी जातियां मिलकर साथ में खाना खाना या अंतरजातीय विवाह। क्या यह सच में जाति को खत्म कर सकते हैं? इस पर बाबा साहेब का जवाब बिल्कुल हटकर है। लेकिन क्या है, इसकी बात हम आगे करेंगे। सहभोज, क्या यह जाति को सच में तोड़ सकता है? सहभोज का मतलब है कि अलग अलग जातियों के लोग एक साथ मिलकर भोजन करें। इस विचार को सुनकर आज भी लगता है छोटा सा कदम, लेकिन बाबा साहेब इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से देखते थे। उन्होंने कहा, सहभोज केवल पत्तियां काटने जैसा काम है, यह वृक्ष की जड़ तक नहीं पहुंचता। यानी यह कदम सामाजिक दूरी को थोड़ी देर के लिए कम कर सकता है, लेकिन यह जातिका की असली ताकत को नहीं तोड़ता। जाति तब तक जीवित रहती है जब तक लोग खुद अंदर से नहीं बदलते। सहभोज केवल दिखावे की बात है, असली बदलाव नहीं। हो सकता है लोग साथ साथ खा भी लें, लेकिन थोड़ी देर बाद वे अपने अपने जाति में लौट जाएंगे, क्योंकि जाति उनके दिल और दिमाग दोनों जगह घर कर गई है। सहभोज से कुछ समय के लिए बराबरी का एहसास हो सकता है, लेकिन यह कभी उस गहरी नफरत और ऊंच नीच के फर्क को नहीं मिटा सकता जो हजारों सालों से लोगों के मन में एक दूसरे के लिए है। आज भी कई नेता कथित दलित के घर जाकर खाना खाते हुए फोटो खिंचवाते हैं और मीडिया में उसकी तस्वीरें छपवाते हैं, लेकिन क्या इससे भेदभाव खत्म हुआ? अब बात करते हैं परिवर्तन के सही ठहराए गए दूसरे हथियार की, इंटरकास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह। बहुत लोगों का मानना है कि अंतरजातीय विवाह जातिवाद को खत्म कर सकता है और गांधी जी भी इसे सबसे मजबूत उपाय मानते थे। सोचिए, बात सही भी है। जब दो अलग अलग जातियों के लोग शादी करते हैं, परिवार मिलते हैं, बच्चों की पहचान अब सिर्फ जाति में नहीं बल्कि इंसान में होती है। खून की शुद्धता का मिथक खत्म हो जाता है, जाति की जड़ हिल जाती है। यह वह क्रांतिकारी कदम हो सकता है जो सच में जाति व्यवस्था को कमजोर करता है। बाबा साहेब भी अंतरजातीय विवाह को समानता के लिए एक अहम कदम मानते थे, लेकिन वे कहते हैं, अगर आपको जाति को खत्म करना है तो सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है विवाह की इस दीवार को ही तोड़ना। उनका कहना था, समस्या यह नहीं है कि लोग दूसरी जाति में शादी नहीं करते, समस्या यह है कि लोग सिर्फ अपनी ही जाति में शादी करते हैं। इसे एंडोगेमी कहा जाता है। इस प्रचलन ने सभी जातियों को हमेशा के लिए निश्चित दायरे के अंदर बांध दिया है। ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। बाबा साहेब बताते हैं, अगर किसी जोड़े ने हिम्मत करके इंटरकास्ट मैरिज कर भी ली तो पूरा समाज उनके खिलाफ हो जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। कई ऐसी शादी को जबरदस्ती तोड़ दिया जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सबूत भी मौजूद हैं। कई बार समाज ने ऐसे जोड़ों की हत्या तक कर दी। लेकिन सोचिए, हिम्मत से किए हुए ऐसी 2-4 शादियां इतनी बड़ी समाज में कितना फर्क ला सकती हैं, जैसे समुंदर में एक बूंद। बाबा साहेब ने चेतावनी भी दी, सिर्फ कुछ उदाहरण या दिखावटी विवाह से जाति नहीं टूटेगी, इसे समाज में बड़े पैमाने पर अपनाना होगा, सम्मान और स्वीकृति के साथ। यानी यह व्यक्तिगत प्रयास नहीं, सामूहिक बदलाव का काम है। जब अधिक से अधिक लोग अपनी सोच बदलेंगे, जब लोग खुले दिल से जातियों के पार संबंध बनाएंगे, तभी असली क्रांति आएगी। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। यह केवल कानून या नियमों का खेल नहीं है, ये हमारी सोच, हमारे घर, हमारे बच्चों की शिक्षा और हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है। बाबा साहेब कहते हैं,
असली परिवर्तन शुरू होता है आत्मनिरीक्षण से। हमें अपने अंदर देखना होगा कि कहीं हम भी जाति के नाम पर भेदभाव तो नहीं कर रहे, और फिर अपनी सोच को बदलकर अंतरजातीय विवाह जैसे कदमों का समर्थन करना होगा। तो सहभोज और अंतरजातीय विवाह केवल शुरुआती कदम तो हो सकते हैं, लेकिन जाति की जड़ तक चोट करने के लिए यह काफी नहीं है। बाबा साहेब की यह सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमें सिर्फ कानूनों या सतही सुधारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद, अपने घर और समाज में बदलाव लाना होगा, और तभी हम एक बराबरी, स्वतंत्र और भाईचारे वाले भारत का सपना साकार कर पाएंगे। बाबा साहेब का संदेश साफ है, सिर्फ दिखावे से नहीं, असली कार्रवाई से ही बदलाव संभव है। बाबा साहेब कहते हैं, जाति व्यवस्था एक मानसिक ढांचा है जो इंसान की आत्मा तक गहरे धंसा हुआ है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस ढांचे को सदियों से पवित्र बताकर धर्म के नाम पर बचाव किया जा रहा है। बाबा साहेब साफ कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं थी। यह इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी प्रणाली थी जिसके जरिए समाज को खांचों में बांध दिया गया। ब्राह्मण, धर्म और विद्या से जुड़ा काम, क्षेत्रीय, सुरक्षा और युद्ध की जिम्मेदारियां, वैश्य, व्यापार और खेती करना, शूद्र, ये तीनों वर्गों की सेवा करना, ऊंचा कौन, नीचा कौन, पवित्र कौन, अपवित्र कौन, सब कुछ जन्म से तय। बहुत लोग यह भी कहते हैं कि यह विभाजन गुणों के आधार पर था, जैसे जिसकी जैसी क्षमता होती थी वैसे काम मिलते थे और वह उसी वर्ग का होता था। लेकिन समाज में ऐसा कहां है? आपने कभी देखा कि एक निचली जाति का व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होने के कारण उसकी जाति बदलकर ऊंची कर दी गई हो, या ऊंची जाति के व्यक्ति को उसके हरकतों के कारण निचली जाति में डाल दिया गया हो? ऐसा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि जाति व्यवस्था व्यक्ति के स्वभाव से नहीं बल्कि जन्म से तय कर दी जाती है। बाबा साहेब कहते हैं, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही विकृत रूप है जो केवल धार्मिक सहारे के कारण जिंदा है। बाबा साहेब कहते हैं, क्योंकि कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसे नियम लिखे गए जिन्हें लोग ईश्वर का आदेश मानकर सिर झुकाते रहे। यह श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन था। जब अन्याय को धर्म का रंग दे दिया जाता है, तब उसके खिलाफ आवाज उठाना लोगों को पाप लगता है। यही वजह है कि वर्ण व्यवस्था को सदियों तक ताकत मिलती रही। लोग सोचते रहे, अगर यह पवित्र किताब में लिखा है तो इसे मानना ही पड़ेगा, और इसी सोच ने जाति को इतना गहरा बना दिया कि यह सिर्फ बाहर नहीं, लोगों के मन में बस गई। उनके विचारों में, उनके व्यवहार में, उनकी शादी ब्याह की पसंद से लेकर उनके दोस्ती के दायरे तक सब कुछ वर्ण और जाति ने नियंत्रित किया। बाबा साहेब उन सुधारकों पर भी सवाल उठाते हैं जो ऊपरी सतह पर कुछ बदलाव चाहते थे, साथ में खाना खा लेना, हल्का फुल्का सामाजिक मेलजोल कर लेना, लेकिन वर्ण व्यवस्था की जड़ पर प्रहार करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वो चाहते थे कि समाज बदले, लेकिन धर्म पर सवाल न उठे। वे सुधार चाहते थे, लेकिन संघर्ष नहीं। बाबा साहेब कहते हैं, अगर तुम उन ग्रंथों को ईश्वर का वचन मानते रहोगे जो जाति व्यवस्था को सही ठहराते हैं, तो जाति का विनाश कभी भी संभव नहीं है। आज भी यही स्थिति है। दोस्तों, हम 21वीं सदी में हैं, पर जाति अब भी हर जगह खेल खेल रही है। राजनीति में, विवाह में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, यहाँ तक कि लोगों के दिमाग में भी। आज एक जूता सिलने वाले का बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकता है, और डॉक्टर का बच्चा भी अपनी मर्जी से कोई दूसरा काम चुन सकता है। यह आजादी सिर्फ कानून की वजह से संभव हुआ है। लोग कहते हैं, बस थोड़ी सामाजिक एकता आ जाए, जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबा साहेब कहते हैं, नहीं, जाति सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं है, उसकी जड़ें वहां हैं जहां लोग पवित्रता ढूंढते हैं। जब तक उस धार्मिक वैधता को चुनौती नहीं दी जाएगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। और यहीं बाबा साहेब सुधारक से आगे बढ़कर एक क्रांतिकारी बन जाते हैं। वो सिर्फ सुधार नहीं चाहते थे, वो सोच का विनाश चाहते थे। वो उस मानसिकता को गिराना चाहते थे जिसने मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया। बाबा साहेब कहते हैं, जाति को खत्म करना है तो पहले उस विचार को खत्म करो जो कहता है कि जन्म तुम्हारी कीमत तय करता है, और यह विचार सीधा आता है वर्ण व्यवस्था को पवित्र मानने से। इसलिए बाबा साहेब बिना किसी डर के कह देते हैं, वर्ण व्यवस्था मानवता के खिलाफ है, यह अवैज्ञानिक है, यह अनैतिक है, और इसका स्रोत पवित्र नहीं बल्कि मानव निर्मित है। दोस्तों, आगे बाबा साहेब हमें बताते हैं, जाति के नाम पर बंटा हुआ समाज भारत की तरक्की को कैसे रोक सकता है। अब बाबा साहेब सिर्फ समाज को नहीं
बल्कि पूरे भारत को आईना दिखाते हैं। उस भारत को जो उभर सकता था, लेकिन जाति ने जिसकी रफ्तार को बेड़ियों में जकड़ दिया। बाबा साहेब केवल एक समाज शास्त्री नहीं थे, वे राष्ट्र निर्माता थे और एक गहरे दूरदर्शी अर्थशास्त्री भी। उन्होंने देखा कि जाति प्रथा सिर्फ अन्याय नहीं, भारत की प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत लोग जाति को सामाजिक बुराई कहकर टाल देते हैं, लेकिन उसके आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय प्रभाव, उन पर लोग सोचते तक नहीं। दूर से देखने पर यह ढांचा शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह उस दीमक की तरह था जो पूरे देश को भीतर से खोखला बना देती है। हर देश आगे तब बढ़ता है जब लोग अपनी अंदर की क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। जिस काम में हुनर हो, जिसे करने में मन लगे, वही काम चुन सकें। लेकिन जाति वह कहती है, तुम वही करोगे जो तुम्हारे पूर्वज करते आए हैं। चाहे लाख तुम्हारी प्रतिभा चिल्लाए कि तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए, चाहे तुम्हारे भीतर कोई और ही रोशनी चमक रही हो। एक मूर्तिकार का बेटा जो गणित का जादूगर बन सकता था, वह जीवन भर पत्थर तोड़ता रहेगा, मूर्तियां ही बनाएगा। एक मटके वाली की बेटी जो हवाई जहाज उड़ा सकती है, उसे भी पूरी जिंदगी सिर्फ मटके ही बनाने होंगे। बाबा साहेब कहते हैं, देश की सबसे कीमती पूंजी है मानव प्रतिभा, लेकिन जाति की दीवारों पर यह हर दिन हर पल बर्बाद होती रहती है। यही नहीं, जाति ने काम को ऊंचा और नीचा बना दिया। कुछ काम पवित्र, कुछ अपवित्र। जब काम अपमानित हो जाए तो मेहनत भी अपमानित हो जाती है, इंसान भी अपमानित हो जाता है। जो कार्य समाज का आधार होना चाहिए था, उसे समाज ने निचले पायदान पर पटक दिया। चमड़े का काम, सफाई का काम, गंदगी उठाना, ये काम जरूरी थे, मगर सम्मान के लायक नहीं समझे गए। नतीजा यह हुआ, यह काम करने वाले लोग ही अपमानित होने लगे और समाज बिखरता चला गया। उधर जिन जातियों को ऊंचा कहा गया, वे शारीरिक श्रम को ही अपमान मान बैठी। भूखे रह जाएंगे पर मेहनत नहीं करेंगे, जूते नहीं सिलेंगे, गंदगी नहीं उठाएंगे, और यह मानसिकता आज भी मौजूद है। इसी तरह भारत में श्रम की गरिमा कभी जन्म ही नहीं ले सकी। जब तक काम को जाति से अलग नहीं किया जाएगा, भारत कभी भी विश्व स्तरीय, कुशल और जीवंत कार्यबल नहीं बना सकता। बाबा साहेब कहते हैं, जाति एक राष्ट्र विरोधी शक्ति है, क्योंकि राष्ट्र सिर्फ नक्शे की रेखाएं नहीं होता। राष्ट्र बनता है उस एहसास से कि हम एक हैं, पर जाति वह इस हम को जन्म लेने ही नहीं देती। समाज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जहां हर टुकड़ा खुद को ऊंचा या नीचा मानकर दूसरों से नफरत करने लगता है। एक भारतीय की पहली पहचान भारतीय नहीं होती, पहली पहचान होती है उसकी जाति। वफादारी राष्ट्र के प्रति बाद में आती है, जाति या धर्म के प्रति पहले। और जब किसी देश में हर जाति अपना अपना स्वार्थ साधने लगे, एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझने लगे, तो राष्ट्र कैसे खड़ा होगा? बाबा साहेब इसे कहते हैं एंटी सोशल स्पिरिट, यानी समाज विरोधी मानसिकता। जाति यह तय करती है कि आप किसके साथ खाएंगे, किसके पास बैठेंगे, कौन आपका अपना है और कौन पराया। जहां मनुष्यों के बीच इतनी ऊंची दीवारें हों, वहां राष्ट्रीय एकता सिर्फ भाषण में अच्छी लगती है, जमीन पर नहीं। बाबा साहेब एक चुभती हुई बात बताते हैं, भारत बार बार विदेशी आक्रमणों के आगे हार क्यों गया? क्योंकि जब दुश्मन बाहर से आया तो देश के भीतर एकता नहीं थी। ऊंची जातियां हथियारों पर कब्जा रखती थीं, शूद्रों और अतिशूद्रों को हथियार उठाने का अधिकार भी नहीं था। देश की विशाल आबादी सैनिक नहीं बन सकती थी। उसे कहा गया, तुम सिर्फ सेवा करोगे, रक्षा नहीं। तो फिर युद्ध कौन लड़ता और कैसे जीतता? जाति ने हमारी सोच को इतना छोटा कर दिया कि हम गांव, बिरादरी और जाति से बाहर सोचना ही बंद कर बैठे। जबकि राष्ट्र तो तभी बनता है जब नागरिक खुद को पहले राष्ट्र का हिस्सा समझें। जब समस्या इतनी गहरी है, जब विष इतना पुराना है, तो समाधान क्या है? क्या मंदिर बदल देंगे? क्या पूजा बदल देंगे? क्या कुछ नियम हटाकर हालात ठीक हो जाएंगे? बाबा साहेब का जवाब साफ, तेज और सीधा था, सुधार नहीं, परिवर्तन चाहिए। लेकिन कैसे? अब बाबा साहेब इसी उपाय की बात करते हैं। आपने अब तक हर पहलू से समस्या को देखा। आपने जाना कि सतही सुधार क्यों नाकाम है, कैसे धर्म की मान्यताएं इस व्यवस्था को मजबूती देती हैं, और कैसे जातीय भेदभाव ने एक राष्ट्र की नींव को खोखला कर दिया है।
इन सब बातों को समझने के बाद मन में एक निराशा आना स्वाभाविक है। क्या इस हजारों साल पुरानी बीमारी का इलाज है भी या नहीं? क्या समाज इसी अंधेरे में इसी तरह रेंगता रहेगा? नहीं, बाबा साहेब हमें सिर्फ समस्या के अंधेरे में नहीं छोड़ते, बल्कि हाथ पकड़कर उस रोशनी की ओर ले जाते हैं जो इस पूरे भाषण का, इस पूरी पुस्तक का वास्तविक सार है। समाधान के रूप में बाबा साहेब आगे कहते हैं, जातिवाद के अंत का मुलायम उपाय नहीं, यह कोई छोटा मरहम नहीं, यह एक बड़ी सर्जरी है। एक ऐसी क्रांति जिसके लिए ताकत चाहिए, साहस चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए अन्याय को सीधे आंखों में देखने की हिम्मत। और उस इलाज का नाम है अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। बाबा साहेब जब जाति का विनाश कहते हैं तो कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं। विनाश का मतलब है उस सोच को मिटाना, उस मानसिक ढांचे को तोड़ना जो इंसान को जन्म के आधार पर काटती है, उसे ऊंचा नीचा बना देती है। यह कोई हिंसक कार्रवाई नहीं, यह वैचारिक मुक्ति है। यह मन की जंजीरों को तोड़ने का नाम है। बाबा साहेब कहते हैं, आप जाति को रिपेयर नहीं कर सकते। यह कोई टूटी कुर्सी नहीं है जिसमें 2 कीलें ठोंककर ठीक कर दो। यह एक ऐसी इमारत है जिसकी नींव ही झूठ, अन्याय और असमानता पर रखी गई है। नींव गलत है तो ऊपर चाहे कितनी ही सुंदर मंजिलें बना लो, इमारत एक दिन गिर ही जाएगी। इसीलिए सुधार नहीं, विनाश जरूरी है। उस मानसिकता को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा जो सदियों से इंसान को इंसान होने नहीं देती। जाति की जड़ कहां है? बाबा साहेब कहते हैं, जाति केवल एक सामाजिक नियम नहीं, यह एक धार्मिक विश्वास से जन्मी हुई ताकत है। जब तक यह सोच जिंदा है कि जाति ईश्वर ने बनाई है, धर्म ग्रंथ ने ऐसा कहा है, यह पवित्र आदेश है, तब तक जाति खत्म नहीं होगी। बाबा साहेब कहते हैं, जाति की असली शक्ति लोगों की आस्था में छिपी है। इसलिए जाति को मिटाने का पहला कदम है उस धार्मिक सत्ता को चुनौती देना जो वर्ण व्यवस्था को पवित्र कहकर प्रस्तुत करती है। बाबा साहेब निर्भीक होकर कहते हैं, किसी भी किताब की इज्जत उसकी उम्र से नहीं होती, उसकी नैतिकता से होती है। अगर कोई परंपरा, कोई नियम, कोई धार्मिक कथन इंसान को छोटा बनाता है तो वह त्यागने योग्य है, चाहे वह 1000 साल पुराना ही क्यों न हो। बाबा साहेब की यह बात उस समय भी बिजली की तरह गिरी थी, आज भी उतनी ही नुकीली है। लोग सोचते हैं, यह त्यागेंगे कैसे, यही तो धर्म मान रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब कहते हैं, यह असली धर्म नहीं है। असली धर्म वह है जो स्वतंत्रता दे, समानता दे, भाईचारा दे, प्रेम दे। जब तक यह सोच जिंदा है कि जाति ईश्वर ने बनाई है, धर्म ग्रंथ ने ऐसा कहा है, यह पवित्र आदेश है, तब तक जाति खत्म नहीं होगी। बाबा साहेब कहते हैं, जाति की असली शक्ति लोगों की आस्था में छिपी है। इसलिए जाति को मिटाने का पहला कदम है उस धार्मिक सत्ता को चुनौती देना जो वर्ण व्यवस्था को पवित्र कहकर प्रस्तुत करती है। अगर कोई धर्म इंसानों के एक हिस्से को छूने तक लायक न समझे, उन्हें ज्ञान, सम्मान और आत्मसम्मान से वंचित कर दे, तो वह धर्म नहीं, दरअसल एक सामाजिक बीमारी है। और ऐसी बीमारी का इलाज है या तो उसमें मूलभूत परिवर्तन लाना या फिर उससे बाहर निकल जाना। इसीलिए बाबा साहेब ने अंत में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उन्हें वहां करुणा मिली, समानता मिली और मनुष्य होने का अधिकार मिला। बाबा साहेब कहते हैं, पूर्वजों ने तुम्हें जो दिया है उस पर आंख बंद करके ना तो हां कहो ना तो ना, उसे परखो, तोलो, विवेक से जांचो। जो अच्छा है अपना लो, जो समाज को जोड़ने वाला है उसे सहेज लो, लेकिन जो जहर है, चाहे उसे कितना ही पवित्र क्यों ना कहा गया हो, उसे फेंक दो। क्योंकि परंपरा सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाती कि वह पुरानी है। सही वही है जिससे इंसानियत मजबूत हो, जिससे बराबरी बढ़े और जिससे मनुष्य के थोड़ा और करीब आए। जाति विनाश के लिए बाबा साहेब 3 कदम का मार्ग बताते हैं। पहला कदम, धार्मिक सत्ता की उस प्रथा को अस्वीकार करना जो जन्मजात आधारित भेदभाव को पवित्र बताती है। बाबा साहेब कहते हैं कि किसी भी समाज में सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी धार्मिक या आध्यात्मिक सत्ता। अगर यह सत्ता किसी भेदभाव को पवित्र, दैवी या अनिवार्य घोषित कर दे तो आम लोगों के लिए उससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जाति के विनाश का पहला कदम है उस धार्मिक ढांचे को नकारना जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध, स्पर्श अस्पर्श जैसी बातों को सही ठहराता है।
क्योंकि जब तक लोग यह मानते रहेंगे कि सामाजिक भेदभाव ईश्वर की देन है, तब तक बराबरी का विचार लोगों के मन में जन्म ही नहीं लेगा। इसलिए बाबा साहेब कहते हैं, आस्था को तर्क के आगे झुकना चाहिए। दूसरा कदम, एक नया सामाजिक नैतिक कोड बनाना जो तर्क, न्याय और इंसानियत पर आधारित हो। बाबा साहेब का मानना था कि सिर्फ पुरानी परंपराओं को अस्वीकार करना काफी नहीं है। यदि समाज के पास कोई नया न्याय संगत नैतिक कोड नहीं होगा तो पुराना ढांचा वापस लौट आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें ऐसा सामाजिक ढांचा बनाना होगा जहां हर एक व्यक्ति को जन्म से बराबरी मिले, जहां नैतिकता किसी जाति या ग्रंथ से नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों से तय हो। यह नया नैतिक कोड लोगों को यह सिखाएगा कि सम्मान, अधिकार और अवसर किसी विरासत से नहीं बल्कि इंसान होने के नाते मिलते हैं। ऐसे कोड से समाज डर नहीं बल्कि न्याय और तर्क पर चलेगा। जैसे कानूनी समानता नैतिक कोड का सबसे ताकतवर उदाहरण है। समय, परिस्थिति और जरूरत के अनुसार हम ऐसे कई सारे नैतिक कोड बना सकते हैं और समाज में लागू भी कर सकते हैं। तीसरा कदम, लोगों को यह सिखाना कि भलाई का मापदंड कोई किताब नहीं बल्कि यह है कि हमारे कर्म दूसरों के जीवन पर क्या असर डालते हैं। बाबा साहेब ने बार बार कहा कि नैतिकता को जीवित अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल ग्रंथों पर। एक किताब क्या कहती है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे काम से किसी का जीवन बेहतर हो रहा है या बुरा। यदि कोई परंपरा या नियम लोगों को बांटता है, कमजोर करता है या उन्हें एक दूसरे से दूर करता है, तो चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो, वह नैतिक नहीं है। सही नैतिकता वही है जो इंसान को इंसान से जोड़े, जो दुख को कम करे और जिससे समाज में बराबरी और सम्मान बढ़े। यही शिक्षा जाति के विनाश की नींव है। यही वह रास्ता है जिससे समाज सचमुच प्रगतिशील होता है। आगे बाबा साहेब और बताते हैं, जब समाज धार्मिक अंधविश्वास से हटकर मानवीय मूल्यों को अपनाता है, तभी जाति का अंत संभव है। यह लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। अपने ही डर, अपने ही पूर्वाग्रहों, अपने ही संस्कारों से लड़ाई है। बाबा साहेब ने हम सबको रास्ता दिखाया है। अब चलना या न चलना, यह हमारे खुद के निर्णय पर है। दोस्तों, अगर सच कहूं तो यह किताब नहीं, एक वैचारिक यात्रा है। इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत में हमने देखा कैसे जात पात तोड़क मंडल ने खुद बाबा साहेब के सच्चे, निडर और क्रांतिकारी विचारों को सहन नहीं किया। वो भाषण जो भारत को हिला सकता था, कभी पढ़ा ही नहीं गया। लेकिन आज देखो, वो भाषण नहीं, उसकी गूंज बोलती है। हमने इस यात्रा में समझा कि सहभोज हो या अंतरजातीय विवाह, ये बस बाहरी घावों पर लगाने वाली पट्टियां हैं। बीमारी की जड़ कहीं ज्यादा गहरी है, वर्ण व्यवस्था की उस सोच में जो इंसान को मशीन की तरह अलग अलग खानों में बांट देती है। बाबा साहेब साफ कहते हैं, जाति श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का अपमान है। और इस अपमान ने सिर्फ समाज को नहीं, देश की आत्मा, अर्थव्यवस्था और एकता सबको कमजोर कर दिया। अंत में बाबा साहेब ने जो समाधान दिया वह कोई मरहम नहीं था, वह था जाति का पूर्ण विनाश, यानी उस मानसिकता को तोड़ना जो ऊंचा और नीचा जैसे शब्दों को इंसानों पर थोपती है। लेकिन अब हम सबके लिए असली सवाल, यह सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या बाबा साहेब के विचार अभी भी उतने ही जरूरी हैं? दोस्तों, आज तो शायद उनसे भी ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, अब हमारे पास संविधान है, हक हैं, अधिकार हैं, लेकिन समाज अभी भी साफ नहीं है। शादी तय करने से लेकर दोस्ती बनाने तक, उम्मीदवार चुनने से लेकर किराए पर मकान लेने तक, आज भी जाति हर जगह छाया की तरह साथ चलती है। आज भी अखबार दलित अत्याचार की खबरों से भरे रहते हैं। आज भी लोग अपने खून और खानदान पर गर्व करते हैं और दूसरों को वही बात नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कानून बदल गया, लेकिन दिमागों की दीवारें अभी भी खड़ी हैं। बाबा साहेब का असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है, दिमाग बदलने का, मानसिकता बदलने का। तो अब सवाल यह है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? बाबा साहेब किस भारत का सपना देखते थे? वो ऐसा भारत चाहते थे जो सिर्फ ब्रिटिश राज से नहीं, सामाजिक अन्याय से भी आजाद हो। एक ऐसा भारत जहां पहचान जन्म नहीं, काबिलियत तय करे, जहां मौके सबके लिए बराबर हों, जहां कोई ऊंचा या नीचा नहीं, सिर्फ इंसान हो। यह सपना उन्होंने हमें सौंप दिया, हमारे कंधों पर, हमारी पीढ़ी पर। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमारी पहली जिम्मेदारी है खुद को शिक्षित करना। पढ़िए, समझिए, सीखिए। बाबा साहेब को पढ़िए, फूले को पढ़िए,
पेरियार को पढ़िए और उन ग्रंथों को भी पढ़िए जहां बाबा साहेब ने समस्या की जड़ को बेनकाब किया है। उन सभी आवाजों को जानिए जिन्होंने अंधविश्वास और अन्याय के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। ज्ञान सबसे पहला हथियार है जो मन के अंधेरे को काटता है, और जब तक समझ नहीं बदलती, समाज नहीं बदलता। और हमारी दूसरी जिम्मेदारी होगी आत्मनिरीक्षण। हमें खुद से पूछना होगा, क्या मेरे मन में भी कोई अदृश्य दीवार खड़ी है? क्या मैं किसी को उसके जन्म के आधार पर आंकता हूं? क्या मैं सच में बराबरी में विश्वास करता हूं या सिर्फ शब्दों में? परिवर्तन की शुरुआत सबसे कठिन जगह से होती है, अपने भीतर से। दर्द होता है, सच चुभता है, लेकिन यही जरूरी है। तीसरी जिम्मेदारी, व्यवहार में बदलाव। समानता को बोलना आसान है, जीना मुश्किल। हमें आगे बढ़कर करना होगा। अंतरजातीय विवाहों का समर्थन, भेदभाव के खिलाफ आवाज, हर इंसान के सम्मान की रक्षा, बच्चों को जाति रहित भविष्य सिखाना। परिवर्तन कहीं बाहर नहीं, घर से शुरू होता है, आपसे शुरू होता है। जाति का विनाश सिर्फ एक किताब नहीं, यह समाज के सामने रखा गया एक आईना है जो बताता है कि हम कौन थे और हम क्या बन सकते हैं। यह एक चुनौती है कि अगर दुनिया बदली हुई चाहिए तो पहले अपने सोच के नक्शे बदलने होंगे। बाबा साहेब ने समस्या भी दिखाई, उपाय भी दिया, रास्ता भी बताया। अब फैसला हमारा है, हम उसी पुरानी दीवारों के बीच जीते रहें या अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक नया बराबरी वाला घर बनाएं। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव की आग है। इस ऑडियो बुक को दिल से सुनने के लिए धन्यवाद। आपने एक कठिन विषय को समझने की कोशिश की, यही आपको करोड़ों में अलग बनाता है। अगर इस यात्रा में आपको कोई एक भी विचार दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए बाबा साहेब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा ताकत देता है। और ऐसे ही गहराई वाले विचारों को सुनने के लिए ऑडियो बुक वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह जागरूकता समाज के लिए जरूरी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। याद रखिए, बेहतर समाज एक विचार से बनता है और वो विचार आप जैसे लोगों से जन्म लेता है। जल्द मिलेंगे एक और शानदार बुक समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सोच और समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।